आप लोगों को जो संघवाद वाला चैप्टर था उसको आज कंटिन्यू करूँगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा, उसके एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो जो पढ़ा उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे भारत में, जो हमारे विश्व में दो प्रकार के संघीय व्यवस्था लागू होती है। संघवाद क्या कहलाता है, उसका फिर संघीय व्यवस्था को किस तरह से हम मतलब बना सकते हैं, उसके दो तरीके हुए। तो अब हम लोग देखेंगे जो भारत है, भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार से हुई थी। तो वीडियो के लास्ट अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक प्रकार से डाउट क्लियर हो सके। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले। और पीसा वेस्ट भी क्वेश्चन आने वाले हैं और एसरेशन रीजन भी आने वाले हैं, मतलब कथन और निष्कर्ष, जो कि मतलब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका जो भी आपको लगे कि हाँ इससे मतलब, क्योंकि देखिए अगर पॉइंट वाइज अगर आप समझ जाओगे तो आपका एसरेशन रीजन जो कि कथन और निष्कर्ष कहलाता है वो आपका बन जाएगा बहुत ही ईजिली वे में। और पीसा वेस्ट भी क्वेश्चन, क्योंकि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो कि भारत में संघीय व्यवस्था है। यह सेकेंड पार्ट है। तो भारत में संघीय व्यवस्था क्या थी आखिर। तो भारत में संघीय व्यवस्था, इसके बारे में देखते हैं। तो भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया था। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का एक जैसे नाम होता है ना, भारत में भारत का नाम है इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यवर्त। तो एक और नाम है आपका, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन कि जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा भारत का क्या नाम था, तो आप उसको बता दीजिएगा राज्यों का संघ। तो आपका 1 नंबर मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। मीन्स कि जो भारत में संघ का मतलब भारत में जो राष्ट्र का गठन हुआ वो संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सिद्धांत पर हुआ। संघीय शासन व्यवस्था के क्या सिद्धांत हुए थे वह हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो लास्ट क्लासेस के वीडियो जाकर आप देखें। मैं आपको कमेंट सेक्शन में वीडियो का प्रीवियस वीडियो का जो आपका लिंक है वो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपका मतलब हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि आखिर संघीय शासन व्यवस्था है क्या, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसका पॉइंट क्या है। संविधान में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच थी, मतलब कुछ जो अधिकार थे उसको 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहला क्या क्या था देखिए, पहला था संघ सूची, दूसरा था राष्ट्र सूची और तीसरा था समवर्ती सूची। संघ सूची जो कि मान ले हमारे कि देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं संघ सूची जो कि हमारे संघ का मतलब होता है केंद्र। तो संघ सूची वैसा सूची जो हमारे केंद्र के अधीन में आता है। तो इसमें क्या क्या आता है, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्राएं जैसे राष्ट्रीय महत्व का विषय। देखिए, तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ये आता है, संघ सूची का आप 2 उदाहरण लिखें। तो आप डाल दीजिएगा बैंकिंग, संचार, मुद्रा, प्रतिरक्षा, विदेशी मामला, कुछ भी डाल दीजिएगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा, मिलान करे आ सकता है, प्रतिरक्षा और संघ सूची क्या यह सही मिलान है, तो आप उसको डाल दीजिएगा हाँ सही। अगर आपको लगेगा कि हाँ ये सही है तो सही बता दीजिएगा। तो संघ सूची में होता है कि जो भी आपका लॉ होता है, जो भी आपका अधिकार होता है वह केंद्र सरकार के अंदर आता है, ठीक है। अब इसमें जो जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, जितने भी ये सब्जेक्ट हैं और इन सब्जेक्टों में कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो उसमें कानून बनाने का जो अधिकार है सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, ऑन एंड ओनली वन, जो कि केंद्र सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम ये डाल देंगे कि जो प्रतिरक्षा, विदेशी मामला, बैंकिंग और संचार मुद्रा, ये सभी महत्व आपके संघ सूची के अंतर्गत आता है। और दूसरा है आपका कि इसमें जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो हमारे केंद्र सरकार को होता है, ठीक है। अब राज्य सूची में देखते हैं। तो राज्य सूची में यह होता है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए, पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया और सिंचाई हो गया, जो कि हमारे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय है। तो ये हमारे स्थानीय महत्व का विषय है, हमारे प्रांतीय महत्व से रिलेटेड रखता है, तो इसलिए वो हमारे राज्य सूची में है, ठीक है। तो राज्य सूची, तो
राज्य सूची में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो इसमें जो भी कानून बनाने का अधिकार है वह राज्य सरकार को होता है। तो इस विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार को ही कानून बना सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक समवर्ती सूची। तो इस सूची में दोनों सरकार का कॉम्बिनेशन, कुछ कुछ जो मुद्दा होता है जो छूट जाता है वह दोनों सरकार से आता है। तो इसमें क्या है, देखिए, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार, मतलब ये सब जो सूची है, सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं वह दोनों विषयों के अंतर्गत आते हैं। इसी वजह से समवर्ती सूची में रखा गया है। तो ये विषय केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी में आते हैं, मीन्स कि दोनों के साथ साथ आते हैं, दोनों के साथ साथ। ये हो गया आपका समवर्ती सूची, ये आपका जो रेड कलर का हो गया आपका केंद्र सरकार, और ये आपका केंद्र सूची, और ये आपका हो गया राज्य सूची, ठीक है। और उसके इसमें कानून बनाने का किसके अधिकार है, तो कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों को ही है, ठीक है। लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव होता है, मीन्स कि ऐसा बोला जाए कि जो राज्य सरकार है बोलता है कि मेरा सही है और केंद्र सरकार बोलता है कि मेरा सही है, जब मतलब दोनों में आपसी में टकराव हो जाएगा तो उसमें जो भी केंद्र सरकार अगर द्वारा कानून बनाएगा वही मान्य होगा। मतलब कि जो केंद्र है उसके द्वारा ही जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा ही आपका जो भी कानून बनाया गया वही मान्य होगा, और हमारे जो राज्य सरकार का जो मांग है वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना देखा। उसके बाद फिर हम लोग ये जानते हैं जो हमारे ये जो सूची है वो हमारे टोटल 12 सूची हैं, 12 सूची हैं। तो ये हमारे 7वें अनुसूची में आते हैं, अंतर्गत आते हैं ये विषय, 3 विषय। अब हम लोग देखते हैं कुछ और बातें जो कि हमारे NCERT बुक में मेंशन है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मैंने आपको बताया, राज्य सूची, संघ सूची और हमारे केंद्र सूची, यह तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा माइंड में याद रखना है, और ऐसा देखा गया है, प्रायः देखा गया है कि इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो विशेष राज्य की दर्जा है। हमारे कुछ, जैसे भारत में हमारे जितने भी राज्य हैं उसमें से कुछ राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा है, जिसमें से एक है हमारा जम्मू कश्मीर, जो कि यह 370 आर्टिकल में है। तो यह हमारे जो प्रेजेंट के प्रधानमंत्री हैं उसको द्वारा 370 को हटा दिया गया है। तो उसके अंतर्गत देखिए क्या क्या जो हमारे विशेष दर्जा राज्य को मिला है, उसके अंतर्गत क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं वो चीज़। तो इस राज्य को अपना संविधान है। उसके बाद फिर इस राज्य में भारतीय संविधान के कई प्रावधान से इस राज्य के विधानसभा की अनुमति बगैर लागू नहीं किया जा सकता। मीन्स कि जैसे कोई भी कानून अगर भारत में बनता है तो हमारे जो ये जम्मू कश्मीर का जो भी विधानसभा है उसके अनुमति बगैर, उसके बिना अनुमति के हमारा कोई भी जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर कानून बना है वह हमारे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता। इसका सिर्फ यही मीन हो सकता है, इसका सिर्फ यही मीन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या वो देखते हैं। तो यहाँ कोई भारतीय नागरिक यहाँ ज़मीन या मकान नहीं खरीद सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से आता है कि जो जम्मू कश्मीर जो कि विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त करने वाला एक राज्य है, तो वह किस प्रकार से विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त करता है उसको स्पष्ट कीजिए। तो आप ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये लिख दीजिएगा। आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, 3/3 मिल जाएगा, ठीक है। आपका इस प्रकार से आएगा। उसके बाद फिर अब चलिए देखते हैं हम लोग जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो कि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा अधीन होता है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलता है। तो केंद्र शासित प्रदेश हम लोग जानते हैं कि 7 और 8 है अभी के अनुसार से, मतलब कुछ चेंजेस हुए हैं उसमें। उसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा नहीं करेंगे, जो कि हमारे NCERT बुक में दिए हैं उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश जो कि चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, जो कि दिल्ली हमारा भारत की राजधानी है, वह भी दिल्ली है। तो इन राज्यों के शासन चलाने का अधिकार आपके केंद्र सरकार के प्राप्त होता है। तो हम बताए हैं आपको कि जो केंद्र शासित प्रदेश मीन्स की जो केंद्र सरकार के अधीन प्रदेश हो वह केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है, जो कि राज्य के दर्जा भी प्राप्त होता है, लेकिन वह केंद्र के अधीन होता है, ठीक है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कुछ संविधान की जो कुछ भी संविधान होती है उसकी बदलाव हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो जो हम ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो हम चेंजेस किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारा यह रहा टॉपिक, संविधान की बुनियादी बदलाव किस प्रकार से कर सकते हैं। तो किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में, मीन्स की
राज्यसभा और और लोकसभा के दोनों सदनों में कितनी हमें बहुमत चाहिए, कितनी हमें मत चाहिए। वह मत अल्पमत नहीं होना चाहिए, वो कम से कम बहुमत होना चाहिए, मतलब आधा से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो वह इसमें क्या है, उसका प्रावधान है। तो वह देखिए 2/3, 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। ठीक है, कोई भी अगर हमारा बदलाव होना होता है, कोई भी संविधान में बदलाव, जैसे कि 370 वाला हमारा कानून अभी का बदला, तो उसमें भी 2/3 मत मिला था। किसका किसका मिला था, आपका लोकसभा का मिला और एक राज्यसभा का मिला। ठीक है, फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। मीन्स के जो बिहार में जितने भी विधानसभा हैं, उसके बिहार का नहीं है लेकिन मतलब जितने भी हमारे अगर राज्य हैं, अगर मान लो 30 राज्य हैं, तो उसमें 15 राज्य से अधिक के विधानसभाओं से मंजूरी मिलना होता है। ठीक है, तो ये दो प्रावधान आते हैं हमारे। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएंगे तो आप ये 2 पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपका मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं जो न्यायपालिका है उसकी भी कुछ भूमिका होती है हमारे देश में। तो हमारे देखिए क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले इस प्रकार से आता है, 1 लाइन वाले, कि जो हमारे न्यायपालिका की भूमिका है वह किस प्रकार से सिंपली में आएगा या फिर पीसा बेस्ड क्वेश्चन में घुमा फिरा कर आता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन आंसर का हम लोग का सीरीज होगा तब। अभी हम लोग उसके बारे में नहीं देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं सिंपली जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया है वो। तो न्यायपालिका की भूमिका क्या है, तो शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। मीन्स की देखिए, तो क्वेश्चन 2 प्रकार से इसमें भी आ सकता है। पहले पूछ देगा कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है, तो वो बता दीजिएगा। और दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा कि जब भी अगर कोई भी विवाद को लेकर अगर कोई भी फैसला लेना होता है तो वह कहाँ लिया जाता है, तो आप उसको बताइएगा उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये 1 नंबर मार्क्स वाले क्वेश्चन आता है तो वो आप बना दीजिएगा इजली वे में। या फिर ऐसे पूछ सकता है कोई भी मतलब अगर बंटवारा हुआ उसके अंतर्गत विवाद खड़ा हुई तो उसके हम किसके पास हम जाएंगे, कार्यपालिका के पास जाएंगे, न्यायपालिका के पास जाएंगे या फिर विधायिका के पास जाएंगे। तो आप उसका सिंपली आंसर डालिएगा न्यायपालिका। ठीक है, तो इसमें यही है। तो इसमें बताया गया कि जो भी मतलब हमारे शक्तियों को लेकर बंटवारा होता है, जैसे कि प्रतिरक्षा हो गया, उस वन कानून हो गया, और भी बहुत सारे कानून होते हैं बनाए जाते हैं, तो उसके बीच जो भी विवाद हो जाता है, हम लोग 9 क्लास 8 क्लास में देखे थे कि विवाद बहुत सारे हुए थे। तो उसी का अगर कोई भी फैसला लेना होता है तो वह हमारे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। तो उसका फिर जो राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। मीन्स की देखिए, कोई भी देश को चलाने के लिए पैसा की ज़रूरत होती है, तो वह किस प्रकार से कर जमा करता है, तो हम लोग जैसे टैक्स भरते हैं ना, तो उसी प्रकार से सभी को आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास दोनों को टैक्स लगाने का और संसाधन जमा करने का, जो कि हम लोग भूगोल वाले चैप्टर में पढ़े हैं। नहीं पढ़े तो हम लोग पढ़ा देंगे, लेकिन संसाधन होता है जो हमारा उपयोगी होता है, तो उसी को बता रहे हैं। जो हमारा संसाधन है, जो हमारा उपयोगी वस्तु है, उसका जमा करने का अधिकार है दोनों के पास। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।